मुझे दे तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। तहरीक अदम एतमाद के दिन जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे पेशरफ्त जो है पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान के ओवरऑल मजमूई मंजरनामे पे वो बहुत गहरी और बड़ी संगीन और बड़ी अहम होती जा रही है। इसी हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में दो अहम मामलात की समाअत हुई, अहम तरीन मामलात की। एक तो हुकूमत ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दायर कर दिया है जिसके मुताबिक हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से तशरीह मांगना चाहती है। आइन के आर्टिकल 63A के हवाले से हुकूमत चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट रहनुमाई करे, तशरीह कर दे कि मुनहरिफ रुकन अगर अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालता है तो क्या वो वोट डाल सकता है और क्या उसका वोट वैलिड होगा, काउंट होगा। एक तो ये बड़ा अहम पॉइंट, और दूसरा हुकूमत चाह रही है सदारती रेफरेंस के जरिए कि सुप्रीम कोर्ट इस बात की भी तशरीह कर दे कि मुनहरिफ रुकन अगर अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डाल देता है तो फिर उसके बाद वो नाअहल होगा, ताहयात नाअहल होगा, टर्म के लिए नाअहल होगा या क्या होगा। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट है और इसी में आज सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना इंटरेस्ट जाहिर किया और इसी वजह से एक लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। आज चीफ जस्टिस जनाब उमर अता बंदियाल साहब ने बावजूद इसके कि आज दो रुकनी बेंच ने समाअत की इस प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पिटीशन की। अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन गई है सुप्रीम कोर्ट में ये इस्तदा लेके कि जी जो डी चौक पे जलसे अनाउंस कर दिए गए हैं हुकूमत की तरफ से और अपोजिशन की तरफ से उनको रोका जाए क्योंकि तसादुम का खतरा है। अब इस पिटीशन की समाअत पे सुप्रीम कोर्ट ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए और खासतौर पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जलसे जुलूस करना सियासी जमातों का, अवाम का बुनियादी हक है, उससे किसी को रोका नहीं जा सकता। लेकिन डी चौक पे हंगामा खेजी, डी चौक पे जो है वो सियासी जलसे जुलूस ना किए जाएं क्योंकि वहां पर रेड जोन है, वहां पर पार्लियामान बहुत करीब है और अभी अदम एतमाद का सारा प्रोसेस चल रहा है। तो आज की जो समाज का क्रक्स था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पिटीशन के हवाले से वो ये था कि अदालत ने रोका तो नहीं सियासी जमातों को जलसे करने से, लेकिन ये भी कहा कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है सियासी जमातें आपस में बैठ जाएं, कोड ऑफ कंडक्ट को जो है वजह कर लें या उसके मुताबिक चलें ताकि कोई तसादुम ना हो और डी चौक पे हंगामा और तमाशा ना लगे। और इसके लिए रेफरेंस भी दिया चीफ जस्टिस साहब ने कि जब हालिया माजी में ही डी चौक में एक ऐसी कार्रवाई हुई कि जिसके बाद मुल्की मामला तातुल का शिकार हो गए, वो नहीं होना चाहिए और जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब ने सियासी जमातों को यह भी हिदायत की कि आप डिग्निटी, मैच्योरिटी और कर्टेसी का मुजाहरा करें और जो तकारीर, जो अल्फाज एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो ना हो। जहां तक सदारती रेफरेंस का मामला है 24 मार्च तक के लिए उसकी समाअत मुलतवी कर दी गई है। लार्जर बेंच अब उसमें तश्कील पाएगा, लेकिन अहम पॉइंट ये आया कि हुकूमत को ही रिप्रेजेंट करने वाले अटॉर्नी जनरल ने कह दिया कि जी किसी भी रुकन को वोट डालने से रोका नहीं जा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बावजूद इसके कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत का मौक़िफ़ यही रहा है कि जी हम मुनहरिफ अरकान को वोट डालने ही नहीं देंगे, उनको वोट डालने के लिए जाने ही नहीं देंगे हम पार्लियामान में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स, उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो फिर इसका इनफरादी वोट कोई हैसियत नहीं रखता। तो ये बड़े अहम नुकात हैं जो कि सियासी भी हैं, कानूनी भी हैं, आज सामने आए हैं। इन्हीं के हवाले से प्रोग्राम में भी डिबेट करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा वर्दी पैनल मौजूद है। मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर रही हैं मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, बड़ी ज़बरदस्त तर्जुमान है हिना परवेज़ बट साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर रहनुमा हैं, साबिक डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं कौमी असम्बली के फैसल करीम कुंडी साहब, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सलीम बुखारी साहब। कुंडी साहब, पहला सवाल मैं आपसे, क्योंकि आप डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं कौमी असम्बली के, जो आज सदारती रेफरेंस के हवाले से समाअत हुई है उसमें एक तो हुकूमत ने बजरिया अटॉर्नी जनरल खुद कह दिया कि वोट डालने से किसी को रोका नहीं जा सकता, लेकिन जस्टिस मुनीब का जो पॉइंट है कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है कोई रुकन तो उसका इनफरादी वोट फिर काउंट नहीं करता। तो जिन मुनहरिफ अरकान को आप लोगों ने सिंध हाउस में रखा हुआ था उनका फिर उनके वोट का मुस्तकबिल फिर क्या रह जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें गरीदा, एक तो ये अभी भी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, सब जुडिस में। आप भी आज सुप्रीम कोर्ट में थी, हम भी मौजूद थे वहाँ पर।
देखें, एक चीज़ तो यह है कि उसमें प्रेसिडेंट ने लिखा है कि मुझे इस पे मतलब उसकी एक्सप्लेनेशन मांगी है या जो भी आपने, उसमें ये नहीं कहा कि आप इन मेंबरान को रोकें, स्टे ऑर्डर या किस्म के। अब ये है बिल्कुल इंडिविजुअल थिंग है, लेकिन ये है कि आज तक उन्होंने एक्ट तो नहीं किया। मैं जब एक एक्ट करता हूँ, मैं अपनी पार्टी के खिलाफ वोट डालता हूँ, वो चाहे वो वज़ीर आज़म का वोट है, अदम एतमाद का है, या मनी बिल है जो कि बजट है, तो फिर क्योंकि ये ओपन है, डिवीजन होती है, तो फिर उसके ऊपर आप जो है वो स्पीकर को पार्टी हेड लिखेगा जो तरीक़ाकार है, और फिर उसमें इलेक्शन कमीशन ने पे जाना है, और इलेक्शन कमीशन से आगे फिर जिस पार्टी का भी वो होगा वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो एक्ट के बाद होगा। अब वो लोग देखें, अगर आप बात करें मुनरिफ़ अरकान की, इनमें से मेजॉरिटी लोग पार्लिमानी पार्टी में, आपके टॉक शोज़ में, कौमी असम्बली में, हर जगह पर उन्होंने हमेशा बात की है, हमेशा बात की है कि हमें हमारे जो है मसाइल हैं, लोगों को डिलीवर हम नहीं कर सके, हमारी बातें नहीं मानी जा रही, जो भी है। मतलब ये तो आपका मौक़िफ़ है ना, हुकूमत का तो मौक़िफ़ है कि आप लोगों ने खरीदे, आप लोगों ने हॉर्स ट्रेडिंग। हम देखें, हम कहते हैं कि हमने हॉर्स ट्रेडिंग, देखें हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई, देखें वो पहले से खबर थे। आज क्योंकि पीटीआई का यहाँ पे नुमाइंदा नहीं है, मैं हमेशा मेरा सवाल, और मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया, बेबी मैं एक प्रोग्राम में था, बाइकआउट कर रखा है हमारे प्रोग्राम का, मैंने सवाल रखा है कि हमने जब स्पीकर की चेयरमैन सैनिक के खिलाफ अदम एतमाद का लेके आए थे, उसमें हमारे मेंबरान ने हमें वोट नहीं किया। क्या पीटीआई ने उन लोगों को खरीदा था? अगर खरीदा था, हमें लिस्ट दे दें ताकि हम उनको निकाल लें, पार्टी से फारिग कर लें। नहीं, उस वक्त तो आप लोगों ने भी ये दावा किया था कि जी हम खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे, हमने किया, और लोगों के नाम उनमें हमें एक मेंबर का पता लगा, उसने रिजाइन कर लिया, उसके बेटे को पीटीआई ने फिर टिकट दे दी अपना सेनेट के, उसके बेटे को सेनेटर बना दिया। अब हम ये कहते हैं कि जब इनकी बारी आती है तो ज़मीर की आवाज़ होती है, और जब हमारी बारी आती है कहते हैं इन्होंने खरीद लिए हैं। भाई मैं एक मिसाल देता हूँ, नूर आलम साहब जो हैं वो अरबपति हैं, ठीक है, और वो मतलब है कि वो कितना टैक्स देते हैं, हाईएस्ट टैक्स आजकल पता नहीं है, यानी हाईएस्ट टैक्स पेयर थे, अब वो इसे पैसे लेंगे। वो तो मतलब है कि इमरान खान साहब तो बड़े गरीब है, वो तो इमरान खान साहब जैसे बंदों को भी अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं थे वालदा के इलाज के लिए, और उनकी बहन साहिबा कहती है कि हमारी तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी। अब वहाँ पर भी डिवीजन है, लेकिन खैर ये लंबी डिबेट है। लेकिन जब तक एक एक्ट होता नहीं है, उस वक्त तक आप ये चीज़ नहीं कर सकते कि आपने इस मेंबर ने पार्टी की खिलाफ वर्जी की है या वोट है। आज थोड़ी वो जज साहब ने जो बात की कि आप किसी को रोक नहीं, हर किसी को एक हक है वोट डालने का, और दूसरे जलसों के हवाले से की कि आप यहाँ पर डी चौक पे न करें, बल्कि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हुकूमत अब चली गई ना, ब्रेक डाउन चली गई, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम इस किस्म का कोई एक्ट नहीं करेंगे जिससे खलल आए वोटिंग में। अटॉर्नी जनरल ने बिल्कुल उस पर वाज़ेह की अपनी उन्होंने वहाँ पर बयान अपना दिया, जो कि मैं समझता हूँ कि उनकी वो थी। तो अब देखते हैं कि 24 तारीख को दोबारा इस पे हियरिंग है, क्या होता है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि दो पार्टी जलसा करेंगी, हुकूमत और अपोजिशन, ठीक है, और ये जलसा तो ठीक है, एक हुकूमत एक जगह पे करेगी, अपोजिशन दूसरी जगह, लेकिन वो जो काफिले रास्ते में आएंगे, जो लोग रास्ते में आएंगे, मुझे अभी भी खतरा है कि रास्ते में ये उलझेंगे, लड़ेंगे। फारूक नाइक साहब ने सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात की, जो चीजें आजकल, लेकिन आप लोगों की डेट्स अलग अलग है ना, आप लोगों ने 24 को चलना है, 23 को वहां से चलना है, 24 को आप लोग पहुंचेंगे, वो लोग 27 को बैठे होंगे यहाँ, डेट्स अलग अलग है ना। डेट एक ही बराबर हो जाएगी 27 की। अच्छा, आप कह रहे हैं कि तसादुम होना चाहिए, आप कह रहे हैं तसादुम होना चाहिए, तसादुम होगा। मैं पीडीएम ने रखे, हम पीडीएम का हिस्सा नहीं है, हम अपोजिशन जमातों का हिस्सा हैं। पीडीएम ने रखा तो मुझे इतना नहीं पता, हिना साहिबा को ज्यादा पता होगा। हाँ, अच्छा हिना साहिबा, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने 24 को चलना है, काफिलों को लेके पंजाब से निकलना है उन्होंने। अब सुप्रीम कोर्ट ने आज वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि जी सियासी जमातें जो है मेच्योरिटी का मुजाहरा करें, कर्टसी और डिग्निटी का मुजाहरा करें, और तसादुम ना होने दें। डेट्स बावजूद अलग अलग हैं, बट अपोजिशन अपना रोल पूरा करेगी कि तसादुम ना हो। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने रोका नहीं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन तो गई थी कि रोक दिया जाए तसादुम होने से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपने फैसल करीम कुंडी से बड़ी अच्छी बात पूछी कि वो डिप्टी स्पीकर रहे हैं, तो इसलिए आज भी ये क्वेश्चन हुआ कि अगर स्पीकर साहब को चाहिए था कि 14 दिन में इजलास मिलाते, तो उन्होंने क्यों 25 को फर्स्ट ऑफ ऑल डेट। ये मैं आपसे आगे चल के सवाल करने लगी थी, लेकिन आप जवाब दे मैं, और इस पे सबसे पहला तो क्वेश्चन मार्क ये क्रिएट होता है कि हम अगर कहते हैं कि आइन और कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 1 है, तो स्पीकर साहब एज न्यूट्रल स्पीकर सपोज टू कि वो आज इजलास बुलाते हैं।
तो सबसे पहले तो उन्होंने ये की। दूसरी बात, कमर जमान कायरा साहब ने भी, आज मैं उनकी बयान सुन रही थी कि ये पीपल्स पार्टी पे अगर कोई बात लगती है पैसों की, तो मेरी बात सुने कि उन्होंने बड़ी क्लियरली बात की, अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं और पंजाब के सपोज जो है सीएम वो परवेज इलाही आ रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी क्यों पैसे लगाएगी? क्वेश्चन तो सबसे पहले ये बनता है। बात ये है कि इमरान खान साहब ये बात एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि वो डिफीटेड है। किसी भी ये एमपीए या एमएनए को पैसों की जरूरत नहीं है। सबकी कॉन्शियस की आवाज है कि ये अवाम दुश्मन है हुकूमत, और वो इसका पार्ट बनना नहीं चाहती। और क्योंकि इसमें बड़ा क्लियरली ये बात हुई, मैं वही कह रही हूँ, आज आपने ये शो स्टार्ट किया, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत का बयान दिया और उन्होंने ये यकीन दहानी कराई कि वोट डालने से रोका नहीं जाए। कि पहला क्वेश्चन जो इन्होंने 4 सवाल पूछे थे, जिसकी तशरीह कह रहे जो इल्यूजन में ये खुद हैं, उसके बड़े इजी जवाब आ गए। पहली बात है कि वोट डालने से कोई नहीं रोक सकता। सेकंड बात ये है कि एमएनएज जो है उनको 100% आजादी होगी और हक होएगा नहीं होगी, कोई ऑब्स्ट्रक्शन। और मैं आपको ये तीसरी चीज भी वाजे कर दूं कि ये जो ना इस पे स्टे ऑर्डर आया है इस चीज पे कोई भी, तो ये इसका जो भी फैसला होएगा जो वो होएगा वो लेटर मुस्तकबिल में होएगा। तो इसका आंसर आ गया है कि लोग इजीली वोट डाल सकते हैं, कोई स्टॉप नहीं कर सकता। एमएनएस को फुल आजादी है और जो भी इसका आंसर होएगा जो आगे बढ़ना है वो बात के लिए लागू होगा। लेकिन अपोजिशन ये भी चाह रही थी, आप लोगों का ये भी एक मुद्दा था, आप लोगों की ख्वाहिश थी कि जी हुकूमत को रोक दिया जाए कि वो डी चौक में जलसा ना करे। नहीं देखिए, वो सुप्रीम कोर्ट ने रोका। गरीदा देखे, और हुकूमत पहली तो बात है अगर ग्राउंड में चले गए, पहली तो बात है कि ऑपोजिशन जलसे जुलूस करती है। आज तक पहली दफा हमने देखा था कि हुकूमत कहती है कि डी चौक पे हम भी जलसा, लेकिन मना तो नहीं है ना, उनका आईनी जमहूरी हक है ना, वो भी करे हम भी करेंगे। और जहां आप लोग कहां करेंगे? हमारा 24 से स्टार्ट हो रहा है, मैं आपको ये बता दूं, मरियम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज लेके आ रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा और हमजा शहबाज जो है वो लाहौर से आगाज करेंगे, उसके बाद गुजरावाला, हम 25 को रावलपिंडी आएंगे। उसके बाद आपको जैसे हम लोगों ने कहा कि हम तसादुम नहीं चाहते, हमने यही किया कि OIC करेंगे, हम वो जो डिसाइड होएगा वो लीड करेंगे। वो आज चेंज हो गया कि डी चौक पे नहीं होएगा, 2 डिफरेंट जगहों पे होगा, लेकिन जलसा जरूर होएगा। मरियम बीबी और हमजा साहब लाहौर से लीड करेंगे, गुजरावाला से, और रास्ते में नून लीग के कारकुनान कोई शरंगेजी तो नहीं करेंगे, कोई देखिए हम लोग बावजूद इसके कि डेट्स अलग अलग हैं, कुंडी साहब कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मिल सकते हैं, बट डेट्स अलग हैं। देखिए आप लोगों ने 23-24 को चलना है। नहीं, गरीदा की बात मैं इसलिए क्वेश्चन कर रही हूँ कि आपने शायद सबसे पहले अभी आपने यही स्टार्ट किया कि पीटीआई की जमात ने आपके शो पे आने से बायकॉट किया। तो दहशत कौन फैला? आज अभी फवाद चौधरी साहब का अगर आप देखें बयान, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी तशरीह जो है वो अपनी मर्जी की चाह रही थी, वो प्रेशराइज कर रही है कोर्ट को भी कि जो हमारी तरह के वो आंसर्स दें। आपने शहबाज गिल को देख लिया कि वो किस तरह के बयान दे रहे हैं, आपने इमरान खान साहब को देख लिया, लास्ट कल भी उनका जो जलसा हुआ था वो क्या कह रहे थे कि कोई शादियां नहीं करेगा इनसे। तो ये क्या हो रहा है? ये हम लोग तो कहीं से तसादुम नहीं फैलाना चाह रहे, हम तो चाह ही नहीं रहे एनआरकी तो चाहिए हुकूमत रही है, क्योंकि उनको पता है कि वो डिफीटेड है, उनको पता है उनके नंबर्स। लेकिन जैसे कि अनाउंसमेंट पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की थी, उसके बाद आप लोगों ने उसके जवाब में एक जवाबी जो है ना जलसे का अनाउंसमेंट कर दिया। बावजूद जलसे की अनाउंसमेंट इन्होंने की, ये किसने कहा कि वहां से गुजरने नहीं देंगे? ये किसने कहा कि धमकियां किसने दी अपने अरकान को? पार्लियामेंट लॉज में जो सारा चीज हुई वो किसने? तो आपने एडमिट कर लिया ना कि अटॉर्नी जनरल ने आज ये वाजे कर, तो ये सब चीजें हुकूमत ने की ना, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड ले आए। हम तो चाहते हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उस दिन हमें आराम से वहां जाने दिया जाए। हमारे एमएनएज एमपीएज सबको, सारे एमएनएस को आजादाना हक है कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में अपनी मर्जी के मुताबिक करें। और ये इनकी दहशत से इनकी ना तो एमएनएस डरे, ना ही ये सुप्रीम कोर्ट को जानबूझ के प्रेशराइज करने की कोशिश करें, जिस तरह इन्हें इलेक्शन कमीशन कोर्ट में आज इलेक्शन कमीशन आ गई हैं अटॉर्नी जनरल के जरिए। लेकिन अगर आप लोगों ने एमएनएस को, मुनहरिफ अरकान को खरीदा नहीं है, बुखारी साहब आपकी इजाजत से, अगर आप इजाजत दें क्योंकि टाइम आपका है, लेकिन आपकी इजाजत से एहसन भौन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं, जिनकी पिटीशन, उनकी बात सुन लें तो मैं उसी हवाले से बुखारी साहब फिर आपके पास भी आऊंगी। अस्सलाम वालेकुम एहसन भौन साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्रवाई, खासतौर पे आपकी पिटीशन के तसादुम का खतरा है, रोका जाए सियासी जमातों को,
डी चौक में तो नहीं रोका सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन चीजें तो वाजे कर दी कि डी चौक में हंगामा नहीं होना चाहिए, मुल्की मामला तातुल का शिकार नहीं होने चाहिए। अब पीटीआई तो चली गई है परेड ग्राउंड में, ऑपोजिशन भी कह रही है कि हम अपना जलसा दूर कर देंगे। तो अब आपकी पिटीशन का तो कोई आप क्या समझते हैं, जरूरत तो नहीं रही होगी, नंबर 1। नंबर 2, जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस है, इसमें आज की सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को आप किस तरह देख रहे हैं? मैं सबसे पहले तो समझता हूँ गरीता के मैं मशकूर हूँ जनाब चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान का कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पिटीशन को काबिल समाअत समझा और उसके बाद उस पर सारी हेयरिंग की। और बात यह है कि हमारा कोई इस पे और नहीं, बात जो आप फरमा रही हैं कि उन्होंने कहा हम परेड ग्राउंड पे चले जाएं और दूसरे जो है वो चले जाएंगे किसी और जगह। बात यह है कि इस पे बिल्कुल स्ट्रेट वे जनाब चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि डी ग्राउंड से दूर रहें, डी ग्राउंड से दूर रहें, इसलिए कि वी विल इंश्योर कि कोई आदमी जो मेंबर है, जो पार्लियामेंट में जाना चाहता है, मेंबर जो है, उसके लिए किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी, वोट डालने में रुकावट नहीं होगी। और हमारा यही ऑब्जेक्ट है और पर्पस था, हमने किसी पार्टी का एजेंडा नहीं, हम तो एक बस हैसियत न्यूट्रल। उसकी वजह ये होती है, आपको मीडिया वाले दोस्त समझते हैं कि अल्टीमेटली सफर या अदलिया होती है या बार के वकला होते हैं जिन्होंने रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम करना है, और तीसरे जर्नलिस्ट होते हैं जो हर वक्त आइन और कानून की बालादस्ती और जमहूरियत के लिए काम करते हैं। बाकी तो फिर अपने अपने घरों में जाकर आपने अपनी वो, हमने इसी चीज को ले जाते हुए, हमने कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को भांपते हुए हमने पिटीशन देके गए। सर, ये तो अटॉर्नी जनरल साहब ने भी ऑन रिकॉर्ड कह दिया ना, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि आप रिकॉर्ड पे ले आए मेरा स्टेटमेंट कि किसी को रोका नहीं जाएगा वोट डालने। मैं गुरीदा, ये मैं आपको यही बात कह रहा हूँ कि हमारी पिटीशन की सारी जितनी भी प्रेयर्स थी उन्होंने ऑलमोस्ट सारी की सारी कंसीड कर ली, और मैं हमारा ऑब्जेक्ट भी यही है। उसमें रही बात को 2-4 चीजें सामने आई, उन्होंने कहा कि एप्रीहेंशन भी शो की कि स्पीकर साहब ने जो मुख्तलिफ बयानात दिए हैं कि जी हम प्रोरोग कर देंगे, दूसरा कर देंगे, तो वो दैट वुड बी अगेन ए पॉइंट टू क्रिएट ए कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। और मैं समझता हूँ कि स्पीकर साहब को भी आर्टिकल 6 की लेकिन उसपे आपके वकील साहब मौजूद अदालत को मुतमईन नहीं कर सके थे, और फिर बाद में चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये पार्लियामान का मामला है, जो 14 दिन वाली बात है। उन्होंने कहा जी पार्लियामान का मामला है, सियासी जमातें खुद पार्लियामान में हल करें। ये शायद आपको किसी ने बताया नहीं कि जब उन्होंने ये तौजीह दी कि आर्टिकल 254 जो है वो मुख्तलिफ सिचुएशन में, तो उस हवाले से जनाब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि आर्टिकल 254 यहाँ पे बिल्कुल इस सिचुएशन को केटर नहीं करता कि वो टाइम लाइन जो है किसी हवाले से एक्सटेंड कर दी जाए। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोर्ट में था, इसलिए मैं भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थी आज, लेकिन आप वजाहत कर दें, जरूर वजाहत करें जी। इसलिए चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अगर आप ये हो गया है तो व्हाट नेक्स्ट, मेरी बात समझ रहे हैं। इसलिए चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि मैं आई डोंट वांट टू बी एडजुडिकेटर इन दीज अफेयर्स बिकॉज ये मुल्क के पूरे सिस्टम का, पूरे पार्लियामान का, आइन का मामला है। आई वांट टू मीडिएट बिटवीन यू, वी वांट टू बी मीडिएटर। तो यानी कि आप फरमा रहे हैं कि आर्टिकल 254 लागू नहीं हो सकता, जो स्पीकर साहब ने जवाब पेश किया। हाँ, उन्होंने कहा नहीं हो सकता। और दूसरी बात, जो आर्टिकल 6 वाली बात है, ये अल्टीमेटली जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो दे कैन से कि दे कैन इन्वोक, उसको कोई चैलेंज करेगा तो कोई बात की बात है। लेकिन मैं जो मेरा नुक्ता नजर है, मैं ये समझता हूँ कि क़यामत भी आ जाए, मेरा नुक्ता नजर है ना, मेरा एक नुक्ता नजर, क़यामत भी आ जाए तो कोई शख्स जो है आइन की कमांड को आगे पीछे नहीं कर सकता। ये बात दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है, आइन के रूबरदानी नहीं हो सकती। मेरा सिर्फ मतमाए नजर ये था कि जो भी है नो कॉन्फिडेंस मोशन है, अगर वो हमारे वजीर आजम जो है उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल जाता है तो वो रहे, अगर वो लूज कर रहे हैं तो वो चले जाए। बाकी रही आर्टिकल 63A, वो दैट इज वेरी मच क्लियर। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जज साहबान ने कह भी दिया कि उसके मैंने जब अर्ज किया कि इसमें बड़ा कैटेगोरिकल है, तो उन्होंने कहा कि ये जब इसको सुना जाएगा उस पर आप दलाइल दीजिएगा।
दिस इज ए फॉर फ्यूचर, जी नॉट फॉर द प्रेजेंट सिचुएशन। सर ये रेट्रोस्पेक्ट में फिर नहीं अलाउ, रेट्रोस्पेक्ट में फिर जो है वो नहीं लागू होगा ये? नहीं, रेट्रोस्पेक्टिव स्पेक्टिविटी के हवाले से ये बिल्कुल एक अजीब सी इन्होंने गलत एडवाइस पे ये किया, और ये मुझे नहीं समझ आ रही कि ये सेनेट वाले इलेक्शन की वजह से, जिसमें वो रेफरेंस लेके चले गए थे कि जी ये शो ऑफ हैंड के जरिए होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम ना इसमें कोई लफ्ज आइन में डिलीट कर सकते हैं, ना ऐड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और यही बात ये देखें ना, आइन दैट अमाउंट्स टू एब्रोगेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये चाह रहे हैं कि ये पढ़ ले, इसमें ये ना पढ़े। ठीक, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन बॉन साहब, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर, हमसे बात कर रहे थे। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, खास तौर पे सलीम बुखारी साहब से इजाजत और माजरत के साथ वापस आते हैं। सलीम बुखारी साहब का तफसीली जवाब लेते हैं, क्योंकि एहसन बॉन साहब का मौक़िफ़ भी आ गया। फैसल करीम कुंडी साहब, हिना परवेज भट्ट साहिब मौजूद हैं। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है सलीम बुखारी साहब, हिना परवेज भट्ट साहिबा और फैसल करीम कुंडी साहब। सलीम बुखारी साहब, बहुत बहुत माजरत, और अब नाउ द फ्लोर इज योर्स, द टाइम इज योर्स। तो ये फरमा दीजिए कि ये जो सदारती रेफरेंस के हवाले से हुकूमत गई है सुप्रीम कोर्ट तशरीह के लिए, 63A की मुनहरिफ रुकन को वोट डालने दिया जाए, नहीं डालने दिया जाए, वोट काउंट होगा, नहीं होगा, डी सीट होगा, ना अहल होगा, कब तक ना अहल होगा, कैसे देखते हैं बुखारी साहब आप इसको? बहुत शुक्रिया आपका और मेरे साथियों ने जो गुफ्तगू अब तक की है, उसके बाद बहुत कम गुंजाइश मेरे लिए बाकी है, लेकिन 2-3-4 इश्यूज जो इस गुफ्तगू के दौरान सामने आए हैं उनको मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि हसन भून साहब जो कह रहे थे कि जिस स्पीकर ने वहाँ पर ये कोशिश की है कि वहाँ इंटरप्रिटेशन मिल जाए उनको, ये वो इंटरप्रिटेशन के लिए नहीं गए हैं। वो तो उनकी ख्वाहिश ये है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के इस पर्टिकुलर सेक्शन या आर्टिकल जो है इसको रीराइट किया जाए, और वो रीराइट किया जाए पीटीआई की ख्वाहिशात के मुताबिक। हसन कैसर साहब से यही तवक्को थी, इसलिए कि वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस नहीं है, जो एक रोल होता है स्पीकर का, वो कस्टोडियन ऑफ पीटीआई गवर्नमेंट है, इसलिए वो इस किस्म की ख्वाहिशात भी कर सकते हैं। और जो उनकी जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया है इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन को, उससे भी पता चलता है कि वो उस तरह के स्पीकर जिस तरह के होने चाहिए, जो रवायत है पार्लियामेंट की, उसके मुताबिक नहीं है। दूसरी बात जरा शुरू से करते हैं बात थोड़ी सी, जरा ये जो इमरान खान साहब को आज पिछले 3-4 जलसों में जिस तरीके से वो उन लोगों के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं जो अब बागी अरकान है, ये जो पार्टी उनके नज़दीक पार्टी की लॉयल्टीज शिफ्ट कर रहे हैं, तो मैं जरा वापस ले जाऊंगा आपको 2018 के इलेक्शन में, जब इलेक्टेबल्स के लिए खुद इमरान खान साहब ने ये इंटरप्रिटेशन दी थी कि ये तो मुझे इलेक्शन जीतने के लिए चाहिए, ये तो जब तक नहीं आएंगे तो मैं इलेक्शन भी नहीं जीत सकता और हुकूमत भी नहीं बना सकता। तो उस वक्त उनका शिफ्टिंग ऑफ देयर पार्टी वाज ऑल वैलिड एंड लीगल। जरा आप साथ देखिए कि एक सिचुएशन में आपके लिए वो बहुत वैलिड है, लेकिन इसमें जो छुपा हुआ पॉइंट है वो ये कि अगर आप उनको इलेक्टेबल मान रहे थे तो इसका मतलब है वो बल्ले का वोट नहीं था, वो उनका अपना जाती वोट बैंक था, और यही हकीकत भी है। सर ये बात तो आपकी वैलिड है, लेकिन इलेक्शन से पहले टिकट के लिए पार्टीज चेंज करना ये तो एक नॉर्मल नॉर्म है, नॉर्मल पॉलिटिकल नॉर्म है, लेकिन असेंबली के अंदर रहते हुए मैं अभी आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ। मैंने आपको एक अप्रोच बताई है कि इब्तिदा में अप्रोच ये थी। अब आ जाइए जनाब दूसरी तरफ, 19 वोट सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन में फालतू पड़ जाते हैं तो किसी के पेट में कोई दर्द नहीं उठता, नहीं कोई सोचता कि जनाब किन्होंने ज़मीर बेचे हैं, किन्होंने ये वोट खरीदे हैं, तब तो कोई बात नहीं हुई। अभी हालिया वाक़या को बहुत ज़्यादा पुराना तो नहीं है और इसी हुकूमत का है। तो कहने की बात यह है कि तो सर पीटीआई के वोट इधर उधर हो रहे हैं तो इन्होंने तहलका मचा दिया है ना, सेनेट वाले वोट इधर उधर हुए, नून और पीपल्स पार्टी बिल्कुल चुप साध के बैठ गई। मैं अभी उसी तरफ आ रहा हूँ। खान साहब जिस तरीके से इन लोगों के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, जिस तरीके से उनके वजीर मशीर और तर्जमानों की एक फौज उनको जलील करने पर लगी हुई है, मुझे ये डर है कि ऐसा ना हो कि इसी हाउस के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बने जिसमें 80 अरकान हो जाएं और वो फारग कर दें इमरान खान साहब को और उन सबको बाकियों को। ये हुआ है माजी में, मैं आपको पैट्रियाट की मिसालें दे सकता हूँ, मैं आपको बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ। ये होता है जिस तरह का मिसबिहेव किया जा रहा है इन लोगों के बारे में, जिस तरह के मुजाहरे कराए जा रहे हैं, चाहे 15 बंदे हैं या 20 बंदे हैं, वो हर जगह पे कोई ना कोई शो, जो कराची में हुआ, जो लाहौर में हुआ, जो सिंध हाउस के ऊपर हुआ,
ये मुझे समझ में नहीं आती। ये वही इमरान खान साहब है ना जो ये कहते थे कि अगर 15 आदमी मुझे चौक में खड़े होकर कह दें गो इमरान गो तो मैं घर चला जाऊंगा। ये आपको 30-35 के करीब जो MNAs हैं जिनको कई लाख लोगों ने इलेक्ट किया हुआ है, तो उनकी आवाज क्यों नहीं सुन रहे वो? उन्हें अपने लफ्जों के ऊपर तो कायम रहना चाहिए। सबसे बड़ी सूरत हाल ये कि उनमें से एक शख्स ने टीवी पे आके कहा सूरह यासीन हाथ में पकड़ के, ना मैंने पैसे लिए ना ही किसी बागी अरकान ने पैसे लिए। अब आ जाइए आप पार्लियामेंट के अंदर क्या होने जा रहा है। देखिए सूरत हाल ये है, इंटेंशंस आपको स्पीकर की भी और हुकूमत की भी बिल्कुल वाज़े हैं कि वो नहीं चाहते थे कि ये जो इजलास तलब किया जाना है ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के मुताबिक हो कि जिस दिन वहां पर ये रिसीव हो जाए मोशन उसके यानी कैटेगोरिकली तय है कितने दिन में आपने क्या करना है, कितने दिन में आपने क्या करना है। आप उसको लटकाए चले जा रहे हैं, विच इज ए वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपको एक बात बताऊं, ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि स्पीकर का ये कंडक्ट चैलेंज होना है। ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जिस भी नतीजे पर पहुंचे, ये जो स्पीकर का कंडक्ट है इसके बारे में मुझे बिल्कुल यकीन है कि ये आर्टिकल 6 वगैरह की जो बातें हो रही हैं ये बिला वजह नहीं है। मेरे ख्याल से इमरान खान साहब को इस पार्लियामेंट पर रहम करना चाहिए कि इसको आइन के मुताबिक चलने दें। शायद इसके अंदर आपकी को बचत का पहलू निकल आए, लेकिन जिस तरह का रवैया आपका, आपके वजीरों, मशीरों और आपके तर्जमानों का है, मुझे आपके लिए खैर कोई दिखाई देती नहीं। ठीक, कुंडी साहब ये सवाल आपसे जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बुखारी साहब ने उठाया है, फिर हिना साहिबा यही सवाल आपसे भी करूंगी। बट कुंडी साहब, लेट्स सपोज हाइपोथेटिकली स्पीकिंग के अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, जिस तरह से भी होती है, क्या स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के खिलाफ आप लोगों की गवर्नमेंट अगर आती है आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करेंगे? देखें बिल्कुल, मैं जब पहले ही आपने क्वेश्चन सेकंड से पूछ किया, देखें 54(3) के तहत उन्होंने 14 दिन के अंदर अंदर इजलास बुलाना था जी, जो उन्होंने नहीं बुलाया और वो इस OIC के पीछे छुपना चाहते थे। अब मुझे बताएं कि आपको पता था एतमाद की तहरीक आ रही है, आपने कौमी असम्बली का हॉल दे दिया OIC के लिए। भैया मुझे बताएं कन्वेंशन नहीं, वो बता रहे हैं कि जनवरी में ही रिक्विजिशन कर दी थी। देखिए कन्वेंशन सेंटर किस लिए है? मगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बातें भी तो 2 महीने से हो रही थी सर। फरवरी में आई ना बुखारी साहब, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फरवरी में स्टार्ट हुआ है, मिड फरवरी में। नहीं, फरवरी में स्टार्ट नहीं हुआ, बातें काफी देर से चल रही थी। जनवरी में तो खान साहब ने कहा था कन्वेंशन 3 महीने अहम है। कन्वेंशन सेंटर किस लिए? वहाँ पर लकी रानी सर्कस अगर नहीं, वहाँ पे लकी रानी सर्कस लगवाने कन्वेंशन सेंटर में आप कहते इस्तेमाल ही नहीं होता, आप जवान प्रोग्राम में पता नहीं क्या करना है, फैसिलिटीज। ठीक है, आप मुझे बताएं कि उसके अंदर आपको पता है उसके अंदर एक होटल भी है जिसके अंदर आप मेहमानों को रख भी सकते हैं, पता नहीं उसका भी उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। और आपके पास होटल्स भी हैं, सरीना भी है, मेरिट भी, कहाँ भी। वाई कैटेगोरिकली कौमी असम्बली का। फिर उसके बाद अगर देखें वफाकी वज़ारत ये कह रहे थे कि जल्दी लेके आओ ताकि हम आपको बताएं कि क्या है। मेंबर तो इनके पास पूरे थे PTI के पास, तो हमने जब 8 मार्च को किया तो इनको चाहिए था कि 10-11 मार्च को करके और सब कुछ निपटा के आज मतलब है कि ये आराम से बैठे होते खत्म होता। लेकिन ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें मतलब है कि इन्होंने आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन की जो है वो खिलाफ वर्जी की है बिल्कुल कर। स्पीकर के ऊपर आर्टिकल 6 लगता है, क्योंकि जब एक स्पीकर आप लोगों की हुकूमत आएगी तो चलाएंगे असद कैसे? बिल्कुल उनके खिलाफ होना चाहिए। मैं सिफारिश करूंगा क्योंकि हम तो इत्तेहादी होंगे, ये वज़ीर आज़म होंगी, मतलब है कि पार्टी के जो प्रेसिडेंट है। तो देखें जब वो खुद स्पीकर कहे कि बैरूनी साजिश है, कहे अदम एतमाद नाकाम होगी, मतलब स्पीकर ने तो इस कुर्सी की इतनी तौहीन की है कि आप सोच भी नहीं सकती। जब मतलब है कि एक स्पीकर एक टाइगर फोर्स का वर्कर बना हुआ है और आप कहते हैं स्पीकर है। आप मुझे बताएं ना, कभी स्पीकर ने कभी स्पीकर ने बयान दिया कि अदम एतमाद के में बैरूनी साजिश है और ये चीजें स्पीकर ये काम करते हैं जो ये कर रहे हैं? मतलब ये चीजें तो बिल्कुल कोर कमेटी की मीटिंग में बैठे होते हैं, कोर कमेटी की मीटिंग में बैठे होते हैं, जलसों में जा रहे होते हैं वज़ीर आज़म के साथ, मतलब है कि ऐसे मतलब है कि और मतलब वज़ीर आज़म के साथ भी पता नहीं कौन से नंबर पे जा रहे हैं, आगे जो जिस किस्म के लोग आगे वजीर जा रहे होते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें स्पीकर ने इस चेयर की बड़ी तौहीन की है। और आर्टिकल 6 तो इंशाल्लाह इसके ऊपर लगेगा, पहले तो इंशाल्लाह इसका काम तमाम करने का एतमाद की तहरीक लेकर आनी है। कुंडी साहब ने तो यहीं पर कह दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जी हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर अदम एतमाद कामयाब होती है, आपकी गवर्नमेंट आती है, कुंडी साहब ने तो आज ही सिफारिश कर दी कि असद कैसे के खिलाफ आर्टिकल 6 लगवाएं। नून लीग की गवर्नमेंट आती है अगर, चलाएंगे आर्टिकल 6? रीदा, सबसे पहले मैंने आपका शो स्टार्ट होते हुए ये बात की कि स्पीकर जो होता है ना, उसका एक न्यूट्रल, जैसे आपने देखा कि सादिक साहब भी स्पीकर रहे, यूसुफ रजा गिलानी भी रहे, एक सर्टेन कॉन्डक्ट होता है। तो बिल्कुल स्पीकर का जो आज ये कॉन्डक्ट है उसको चैलेंज होना चाहिए। और जो भी आर्टिकल लगता है, जो ये कह रहे सलीम बुखारी साहब, आई 100% एग्री, जो भी आएगी हुकूमत उसको उस पर जरूर। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, आपकी गवर्नमेंट होगी, आपके साथ पीपल्स पार्टी इत्तेहादी होगी, असद कैसे के खिलाफ PTI के आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाएंगे।
देंगे। गरीदा फारूकी ने आज शो में बैठ के कह दिया शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर। नहीं, ये तो जरदारी साहब ने कहा है। बिल्कुल, ये जरदारी साहब ने कहा है, मौलाना साहब ने कहा है, ये तो पीपल्स पार्टी कहती है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे। मैं सबसे ज्यादा यहाँ बैठ के जो आप पे जो मुझे खुशी हो रही है, देखिए नवाज शरीफ साहब का एक ही ऑब्जेक्टिव था सारी शुरू में कि सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए, जो अदारे हैं वो अपने आईनी हदूद में रहें और न्यूट्रल हो जाएं। तो बड़ी अच्छी बात होगी कि अब जाके हमें लग रहा है कि अदारे जो हैं वो न्यूट्रल हो गए, और उसके बाद इमरान खान साहब की जो सारी चीखें हैं और जो इनने सारी स्पीकर से स्टार्ट करें, सबसे पहले इन्होंने ये डिलेइंग टैक्टिक्स यूज की। आपने देखा कि इजलास जो है वो पहले हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। असर कैसर साहब आज भी जाके वहां जो है प्रेशराइज करने की कोशिश करे, और फवाद चौधरी का बयान। फिर इन लोगों ने क्या किया, इमरान खान कल आता है कहता है कि जो है मैं एक बाप की तरह माफ कर दूंगा। इन्होंने डिलेइंग टैक्टिक्स यूज की, इजलास टाइम पे नहीं बुलाया। कैसे के खिलाफ चलाएंगे आर्टिकल 6 का मुकदमा अगर आपकी हुकूमत आती है तो? बिल्कुल जी, ये आपको पता है, इसमें ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बयान दिया, साद रफीक साहब ने भी दिया। जो आइन के तहत जो चीजें लगती होंगी वो कहेंगे, क्योंकि हमारे लिए अटॉर्नी जनरल ने आज सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि पहले जिस चलाना है, आप क्यों इतने लंबे चौड़े बयान दे रहे हैं? डर रहे हैं मेरे पार्टी का वज़ीर आज़म बनेगा, उसी अगले दिन ही आर्टिकल 6 के ऊपर लगाएंगे। अच्छा, कैसे के ऊपर? बिल्कुल लगाएंगे। अटॉर्नी जनरल ने आज कहा है कि जिन पे पहले लगा हुआ है आर्टिकल 6 वो तो पहले पूरा कर लें। देखिए, ये जब आपकी हुकूमत से गए थे ना मुशर्रफ साहब बाहर, मैं तो अभी भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि असद कैसर साहब को चाहिए कि वो स्पीकर का कंडक्ट जो है वो पूरा करें और वो इमरान खान साहब के पपेट ना बने। और देखिए, ये पहली तो बात है कि अभी भी इनके पास टाइम है। इमरान खान साहब को तो मॉरली वैसे ही रिजाइन कर देना चाहिए कि इनके अपने लोग ये जो है, अभी आप अगर देख ले, जिसमें लोगों ने खुद कह दिया कि हम इमरान खान साहब के साथ ही चला करें, बल्कि इनके अपने वो कह रहे हैं कि आप पैसे लेके उनको साथ मिलाएं। साहब ने मेरी बात सुने, परवेज इलाही साहब ने कितने क्लियरली कह दिया कि अब कोई नैपी चेंज नहीं करने वाला, अब इनको कोई पैम्पर नहीं करेगा। एक इनके इत्तेहादी सारे के सारे पहली बात है कि उन्होंने कह दिया कि वो इनके साथ नहीं है। ठीक है, तो एक मॉरली भी इमरान खान साहब के पास। साहब यहाँ कुछ कहना चाहते, आप मुकम्मल कर लें अपनी बात। मैं तो कह रही हूँ कि मैं सिर्फ आज अटॉर्नी माजरत के साथ एक जुमले की इजाजत दे दें मुझे सिर्फ। जी बुखारी साहब, देखिए, जो पीटीआई ने 13 बंदों को नोटिस इशू किए हैं, वो द प्राइम मिनिस्टर सीजेस टू बी द प्राइम मिनिस्टर बिकॉज ही हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस। आप मुझे बताइए कितने वोटों का फर्क है जिसकी वजह से हुकूमत कर सुबह रहे का हैं? भूला शाम को घर भी तो वापस आ सकता है ना। वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं मैं बाप हूँ, बाप की तरह हूँ, माफ कर दूंगा। आप उसको माँ बहन की गाली निकाल रहे। ये वो बाप साहब गालियां दे रहे हैं, साथ साथ उसका भी तो नोटिस लेना। वो सुन के कौन आएगा इनके पास? बाप है ना, बच्चों को कहीं ज़मीन फरोश कह रहे हैं, कहीं चोर कह रहे हैं, सौतेले बेटे जो कर रहे हैं। गरीदा, आपके शो पे मैं एक दो चीजें दोबारा वो क्लियर करना चाह रही हूँ कि एक तो ये जितने भी MNAs हैं जिनको ये प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं और डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि उनके वोट काउंट होएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड, अटॉर्नी जनरल ने ये एश्योरेंस दे दिया काउंट होगा या नहीं होगा, ये भी सुप्रीम कोर्ट तशरीह करनी है इसकी। ये अभी आपको 63A में ये उन्होंने कह दिया कि वोट काउंट, उन्होंने कहा कि वोट कास्ट होगा। अटॉर्नी जनरल ने ये कहा है कि वोट कास्ट भी होगा, काउंट भी होगा, काउंट होगा, वैलिड होगा, ये भी काउंट भी होगा, वैलिड भी होगा। उसके बाद 63 का जो तशरीह है वो मुस्तकबिल में लगेगी। इसलिए ये बातें ये एहसन बोल साहब ने भी आपको बताई कि आज ये हो गया, काउंट भी होएगा। और उसको अटॉर्नी जनरल ने ये अश्योरेंस दी है कि आजादाना जाके वो वोट डाल सकते हैं। उसके आगे 63A का जो भी तशरीह की जाएगी वो मुस्तकबिल में होगी। अभी ये लोग ये जो दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं या लोगों को ये फेक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मैं क्लियर करना चाहती हूँ। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त है, लेट्स का शॉर्ट क्विक ब्रेक। हिना परवेज बट साहिबा, फैसल करीम, कुंडी साहब, सलीम बुखारी साहब मौजूद है। लेट्स का शॉर्ट क्विक ब्रेक, वापस आते हैं बुखारी साहब से, कुंडी साहब से कुछ मजीद सवाल भी करते हैं। हिना साहब भी मौजूद है। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में मौजूद है हमारे साथ फैसल करीम, कुंडी साहब, हिना परवेज बट साहिबा और सलीम बुखारी साहब। बुखारी साहब, ये चीजें जिस नहज पे पहुंच गई हैं, आपको लगता है कि यहाँ से इमरान खान साहब की सर्वाइवल के इम्कानात अभी भी रोशन हैं? वो अभी भी, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि गेम ओवर है, गेम ओवर हो गई है या गेम स्टिल ऑन है? बुखारी साहब, पहली बात तो यह है कि जिस किस्म की फ्रस्ट्रेशन इमरान खान साहब से लेके और नीचे तक दिखाई दे रही है, उसके एतबार से वो खुद ये साबित करने पर तुले हुए हैं कि द गेम इज ओवर। ये मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ। आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लें, आप उनके बड़े पूरे एतमाद हैं। अभी जो उन्होंने जलसा किया है कल परसों,
जहाँ पे उन्होंने वो बाप वाली बात की है, बड़े पुरएतमाद हंसते हुए बातें की है उन्होंने सर। अब मैं उनकी हंसी के ऊपर इसलिए ज्यादा सीरियसली सोचने के लिए तैयार नहीं हूं। अभी मैंने आपको बताया कि खुद जो 13 नोटिस उन्होंने इशू किए हैं बागी होने के, उनकी अपनी मेजॉरिटी थिन हो गई है। अब वो लार्जेस्ट नंबर ऑफ वोट्स के ऊपर प्राइम मिनिस्टर नहीं है। दूसरी बात देखिए, आज के जो आसद बून साहब कह रहे थे उसकी स्पिरिट को अगर आप देखें, अगर एक वोट का डालना लीगल है उसको हिंडर नहीं किया जा सकता, तो वो वोट कैसे हो जाएगा गैर कानूनी? अजीबोगरीब बात है। आप देखिए ना सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, कोई हिंडर नहीं करना चाहिए वोट को। वोट डालने के लिए एमएनए जो है वो बिल्कुल आजाद है कि वो जाके वोट डाले। अब जिस प्रोसेस के बारे में सुप्रीम कोर्ट कह रही है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे इलीगल हो जाएगा जी? वो काउंट होगा सर, क्योंकि अभी तक सर डिबेट ये है, क्योंकि अभी तक वाजे नहीं है ना कि फलां पर्सन ने एबीसी वोट खिलाफ डालना है या हक में डालना है। हो सकता है वो हक में डाल दे, इसलिए सर उनका मतलब तो ये है जो अदा हुकूमत गई है कि जी अगर खिलाफ वोट डालता है पार्टी पॉलिसी के तो वोट इनवैलिड दे दिया जाए। देखिए मेरी अर्ज सुनिए, खुदा के लिए कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर मत जाइए। कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा करने वाले के लिए सजा तजवीज कर दी है, और दुनिया के किसी कानून में जब तक जुर्म सरजद ना हो सजा नहीं मिल सकती। तो इसीलिए ये गुंजाइश रखी गई, कॉन्स्टिट्यूशन के लफ्ज है कि वो जाएगा, वोट कास्ट करेगा, वोट काउंट हो जाएगा, लेकिन उसके लिए फिर जो पार्टी हेड है वो इनिशिएट करेगा एक रेफरेंस के, जनाब इनको डिस्क्वालीफाई कर दे क्योंकि उन्होंने फ्लोर कास्टिंग की है। लेकिन उस वोट की सेहत पर कोई असर नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है। मुझे नहीं समझ आती इसके अंदर एम्बिग्यूटी क्या है, किस एम्बिग्यूटी की बात कर रहे हैं। असल में मैंने जो शुरू में कहा, दे वांट द कॉन्स्टिट्यूशन टू बी री रिटन। ये नहीं होता, गरीदा दुनिया की किसी पार्लियामेंट में ये नहीं होता कि आप अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन चाहे सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है कुंडी साहब, आपकी तरफ आती हूँ, लेकिन आपकी इजाजत है जस्टिस शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, जस्टिस शाइक उस्मानी साहब। गरीदा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर, थैंक यू वेरी मच वक्त देने के लिए। मुल्क के मशहूर और मारूफ आली दिमाग माहिर कानून है सर, ये जो हुकूमत गई है प्रेसिडेंशियल रेफरेंस को लेके आर्टिकल 63A की तशरीह कि मुनहरिफ रुकन वोट डाल सकता है नहीं डाल सकता, वोट वैलिड होगा नहीं होगा, वोट कास्ट करने के बाद डी सीट होगा या ना अहल होगा, ना अहली ताहयात होगी, टर्म के लिए होगी। सर इन सवालात को, इन मामलात को कैसे देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक कि मैं देखता हूँ आर्टिकल 63(1)A जिसकी की तशरीह के लिए रूलिंग पार्टी जो है सुप्रीम कोर्ट के पास गई है, उसमें तो किसी किस्म का कोई इबाम नहीं है। अच्छा। वो साफ सुथरा कहता है कि अगर कोई शख्स पार्टी के खिलाफ वोट देता है तो उस सूरत में ये एक्शन लिए जा सकते हैं। उसमें एक्शन ये होता है कि आप नोटिस दे उसको, नोटिस देने के बाद उसकी वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास उसका जाता है वो केस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर फिर उसको कहता है कि डिसाइड करता है कि इसको डीसीट कर दिया जाए, तो उसके बाद फिर वो उसको अपील का हक होता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो ये सब प्रोसेस खत्म होता है और स्टार्ट होता है। तो सर अगर कोई इबाम ना होता, सॉरी आपको कट इन कर रही हूँ, और इतना ही वजाहत के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में होता, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पे लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। अगर कोई इबाम ना होता आइन में तो सुप्रीम कोर्ट इसको टेकअप करती तशरीह डिफाइन करने के लिए। देखिए, पॉइंट ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट के पास कोई केस जाता है तो सुप्रीम कोर्ट और खासतौर से रूलिंग पार्टी जो है उसका केस है, जो हुकूमत का केस है, तो उस सूरत में जरूरी ये है कि वो फैसला जो है वो रीजनड हो और ऑथेंटिक हो। तो उस ऑथेंटिसिटी के लिए उन्होंने ये सही फैसला किया है कि लार्जर बेंच बना दीजिए, ताकि वो ये ना कह सके कि जी सिर्फ 2 जजेस ने फैसला किया था, ये तो फैसला नहीं हुआ। इस वजह से उन्होंने लार्जर बेंच कर दी है। लेकिन इवेंचुअली फैसला तो वही होगा ना जो कि आइन में लिखा हुआ है, और आइन में जो लिखा हुआ है वो साफ लिखा हुआ है कि पहले वोट डालेगा, पहले गलती करेगा, जब गलती करेगा तो उसकी ये सजा होगी, ये साफ लिखा हुआ है। तो अब ये कहना कि नहीं उसकी सजा पहले हो जानी चाहिए, चाहे गलती बाद में डिस्कवर की जाए, ये तो मेरे ख्याल में ये कानूनी तौर से जिन लोगों ने उनको एडवाइस किया है हमारी हुकूमत को, मैं उनके मुताबिक क्या कहना चाहूँ। और सजा भी डी सीट है या ना अहली है सर? जी देखिए, डी सीट जो है वो डी सीट जब हो गया वो, तो उसके बाद वो नायल हो गया, उस जहां तक के उसकी अपनी मेंबरशिप उस पार्टी उस पार्लियामेंट की है उसके लिए वो नायल हो गया। लेकिन उसके बाद फिर वो अगर चाहे तो वो किसी और पार्टी में ज्वाइन कर ले
या दोबारा शायद यानी कि ताहयात नाअहली ना हुई, यानी कि यहाँ पर एम्बिगिटी है, नाअहल नहीं हुआ। यानी ये सादिक और अमीन वाला मामला जो है ना, 62 वाला जो है, वो इस पे लागू नहीं होता, क्योंकि वो तो उस सूरत में होता है जबकि आपने कोई ओथ पे गलत कोई डिक्लेरेशन की हो। ठीक, यहाँ पे तो ओथ पे कोई डिक्लेरेशन नहीं हुई है, यहाँ पे तो मेंबर है, वो मेंबर है, उसने अपना फैसला कर दिया कि मैं किसी और को वोट देना चाहता हूँ। वो शख्सी तौर पर वो किसी को वोट दे सकता है, उसकी अपनी मर्जी। तो ये कहना कि उसको नाअहल परमानेंटली कर दिया जाए, मेरे ख्याल में सरासर इंसाफी है। सारी दुनिया में पार्टीज में लोग चेंज करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में। चर्चिल जो इतना मशहूर इंग्लैंड का जो प्राइम मिनिस्टर था, उसने पहले लिबरल पार्टी में था, बाद में कंजर्वेटिव पार्टी में आ गया। हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो पहले कांग्रेस पे थे, फिर उन्होंने एक नई पार्टी बना ली। तो इस तरह ये कहना कि पार्टी चेंज नहीं कर सकते, हो सकता है कि आज एक इंसान जो है वो एक अलग जिंदगी गुजार रहा है, कल वो मौलाना बन जाए, वो कहेगी जी मैं जमात इस्लामी ज्वाइन करना चाहती हूँ, तो आपको चेंज तो नहीं कर सकते। ये तो शख्सी आज़ादी की बात। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जज शाइक उस्मानी साहब बहुत तफसील के साथ, बहुत खूबसूरती के साथ वाज़े कर रहे थे। कुंडी साहब, एक तो आप इस पर कुछ कमेंट करना चाहेंगे, दूसरा 25 को अब इजलास तलब कर लिया है, आपकी क्या राय है कि 25 को क्या हो सकता है? 25 को ही इस पर डिबेट स्टार्ट हो जाएगी तहरीक अदम एतमाद पे। और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, आज वो सुप्रीम कोर्ट से एक तस्वीर सामने आई कि राजा परवेज अशरफ के गले में बाजू डाल के फवाद चौधरी साहब राजो न्याज की बात कर रहे हैं। कोई देखें, दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि 25 को इजलास है और डेफिनेटली एक हमारी एक रिवायत रही है कि जो मेंबर सिटिंग मेंबर जो है वो इंतकाल कर फातह खानी होती है। और फिर ये सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल, जैसे आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि तिलावत है, नात है, जो भी प्रोसेस उसका वो है, उसके बाद हम कहते हैं जो हमने सेशन कॉल किया है उसकी जो रेजोल्यूशन जो भी उसको पुट कर दें। पुट करने के बाद आप कह रहे हैं इजलास एक दिन के लिए मुलतवी करते हैं, जो भी करते हैं अगले दिन बुला लें, लेकिन हम कहते हैं वो 7 डेज काउंट होना शुरू हो जाए। ठीक है, हम सिर्फ ये चाहते हैं, क्योंकि जब रिपोजिशन होती है खतरा है कि 25 को पुट नहीं की जाएगी, रेजोल्यूशन फ्लोर होता है। देखिए, अब ये स्पीकर है ना, इस बेचारे को पे हमें तरस आता है, क्योंकि इसको जो चीज लिख के दी जाती है तो बस वही बेचारा पढ़ता है। अपना कल इस्तेमाल करता नहीं है, वो सामने जो कागज उसको दिया जाता है वो निकालता है जेब से। अब बड़े हंसे से लोग पर्ची वाले पे, वो पर्ची आगे होती है कि मैंने ये करना है। मतलब जो स्पीकर सामने एक जूनियर वज़रा सामने बैठे, उसके रिमोट कंट्रोल पे चल के हाउस चला है, तो वो आगे क्या करेगा? अब ये चीज़ें देखें, ये बड़ा मतलब है कि उसके हाँ, वो जो राज़ो न्याज़ की बातें थी, अब आपको तो पता है कि आप ACR कहते हैं या वो क्या बायोडेटा चेक करें कि आप जब किसी की जॉब जाती है तो देखते हैं कि आपने कितने सालों में कितने चैनल्स चेंज किए हैं, कितना आपका वो है कि आप कितने मुस्तहक में कितने साल रह सकते हैं। तो जो हमारे दोस्त चौधरी का राब्ता हुआ पीपल्स पार्टी के साथ, हमारे दोस्त जो हैं वो तो मतलब है कि मुशर्रफ से लेके हमारे तक, हमसे लेके इन तक, इनसे लेके इमरान तक, इमरान से लेके मेरे ख्याल में हम तो, हमारे साथ तो उसकी गुंजाइश नहीं, और शायद नून के साथ भी ना हो। मुझे कभी यकीन है कि मुस्लिम लीग का डेफिनेटली मैं हाँ या ना नहीं कह सकता, लेकिन उसमें यह है कि मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग काफ वाले तकदीर नहीं कर रहे तो उसका बड़ा वाज़ेह मतलब लिया जाता है। नहीं, आप देखें पिछले में जब नदीम चंद ने ज्वाइन किया था तो उसने कहा था कि मेरे साथ वो राब्ते में, मेरे साथ डायरेक्ट राब्ते में ही है, उनके साथ थे और बड़े वज़रदार लोग हैं। मुझे लगता है कि वो अगले तर्जमान होगी मुस्लिम लीग काफ के। अच्छा, हिना साहब लास्ट कमेंट आपका, फिर मैं बुखारी साहब का लास्ट कमेंट दूंगी। गरीदा, नो कॉन्फिडेंस हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक, और जितने भी लोग हैं, अगर इमरान खान साहब ने अपने क्रेडिबिलिटी भी लूज़ कर दी है, उसने अपने नंबर्स भी लूज़ कर दिए हैं, तो ये जो मरियम बीबी ने आज बात की कि इमरान खान योर गेम इज़ ओवर, ये गालियां देने से, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अपनी खुद तशरीह करवाने से या लोगों को ब्लैकमेल करने से कुछ नहीं होना। ये बात रियलाइज कर लें कि आपकी गेम ओवर है। नो कॉन्फिडेंस का 100% जो है वो कामयाबी जो है वो जॉइंट ऑपोजिशन की है, और आपके इत्तेहादी भी आने वाले दिनों में, 1-2 दिनों में ये वाजे आके बता देंगे कि ऐलान करने वाले हैं। बिल्कुल ऑपोजिशन के हक में, ऑपोजिशन के हक में इत्तेहादी ऐलान करने वाले हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ जी, आप बुखारी साहब आपका लास्ट कमेंट सर, बिल्कुल लास्ट कमेंट सर प्लीज। देखिए, मैं सिर्फ यही दरख्वास्त ही समझ लीजिए कहना चाहता हूँ, इमरान खान साहब, आपने 3.5-4 साल इक़्तिदार में आप रहे हैं, आप कोई ऐसी रवायत छोड़ के ना जाए कि लोग आपके जाने के बाद फिर आपको अच्छे लफ्ज़ों से याद न करें। ये जो जलसे करा के या लोगों के घरों पर मुजाहरे करा के आप समझते हैं
कि आपको बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत बड़ा काम नहीं है। ठीक। अभी से ही आप देख लीजिए, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे वो नेशनल मीडिया है, हर तरफ आपके इन इक़दामात की और आपकी वो जबान जो आपने चूज ठीक, की है, ठीक। वो लफाजी जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक। इसके ऊपर इतराज है लोगों को। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब। टाइम बिल्कुल खत्म हो गया क्योंकि 10 बजे हमने प्रोग्राम रन भी करना है। हिना परवेज भट्ट साहिबा, फैसल करीम कुंडी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। I'll see you tomorrow inshallah in the program. Allah Hafiz.